हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लासेस। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की क्लास हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा इतिहास का अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास होता क्या है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास की व्युत्पत्ति संस्कृत लैंग्वेज से हुई है। और इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हा प्लस आस। इति का मतलब हो गया ऐसे, ऐसा ही, और हा का मतलब हो गया निश्चित रूप, और आस का मतलब हो गया था। यानी कि एक ऐसा समय जो निश्चित रूप से ही था, उसको ही इतिहास कहा जा सकता है। अर्थात वे घटनाएं जो अतीत काल में निश्चित रूप से घटी, वही इतिहास है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंपली इसकी डेफिनेशन बनेगी, इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का कालक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिस्टोरिका शब्द से जो है सबसे पहले प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? सबसे पहले हिस्टोरिका नामक शब्द से हिस्ट्री का प्रयोग हेरोडोट्स नामक साइंटिस्ट ने किया। हेरोडोट्स नामक साइंटिस्ट ने किया, और हेरोडोट्स नामक साइंटिस्ट को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का पितामह जो है हेरोडोट्स साइंटिस्ट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पहले के समय में सबसे पहले इंसान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निकला। दक्षिण अफ्रीका में मतलब वहाँ पे जो है पाए गए। और सबसे पहला जो इंसान था वो था होमो हॉबिलिस। जो होमो हॉबिलिस था, होमो हॉबिलिस जो था वो पूरी तरीके से एक बंदरनुमा जो इंसान था। ठीक है, होमो हॉबिलिस। उसके बाद में होमो इरेक्ट्स आए। ठीक है। होमो इरेक्ट्स का क्या था? वो थोड़ी सी उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी पाई गई होमो इरेक्ट्स की। होमो इरेक्ट्स के बाद में इंसानों के पूर्वज, जी हाँ, इंसानों के पूर्वज होमो सेपियंस आए। ठीक है। होमो सेपियंस के आने के बाद में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया हमारे समाज में। ठीक है, उस समय। उसके बाद में ये जो होमो सेपियंस थे वो क्या थे, वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़े, और वो पूरी दुनिया में इधर उधर बिखरने लगे। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो है वो जो इंसान पहले हुआ करते थे, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, वो नदियों के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ होती है जल, और जल जो नदियों में होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मान लो शिकार उनको मिल जाया करते थे, आखेट कर लिया करते थे, और नदियों के किनारे उनको पेड़ पौधे मिल जाया करते थे, इसलिए बहुत अति आवश्यक चीज़ें उनको मिलती रहती थी। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि आज से 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है, सबसे पहले आपको बताना कि सबसे पहली फसल जौ, सबसे पहला जो फसल अगर पूछा जाए आपसे तो जौ थी सबसे पहली फसल। और सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था। ठीक है। उसके बाद में इंसानों ने क्या किया, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, और गांव बसे, गांव से शहर बदले, जनपद हुए, महाजनपद हुए। वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा एक भारत का नक्शा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के नक्शे को उस समय के अकॉर्डिंग समझा जाए, और इस नक्शे को हमने इसमें इसलिए लिया हुआ है, मान लो इस नक्शे के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि कहाँ पे हमारे भारत देश में सबसे पहले इंसानी बस्तियाँ आईं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये नदियाँ हैं। मान लो कि ये जो है हमारी सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलते हुए पाकिस्तान होते हुए सीधा अरब सागर में गिरती है। ठीक है। ये हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी जो है दो धाराओं के रूप में निकलती है, अलकनंदा और भगीरथी नामक दो धाराओं के रूप में निकलती हुई सीधे जो आकर के गंगा नदी जो है जमुना नामक रूप में जो है हमारी ये जो है रिवर है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक धारा यहाँ से मुड़ जाती है जो बंगाल में जाती है और हुगली नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हैं, वो आगे हम करेंगे, लेकिन आपको ऐसे मैप सिस्टम समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आई भारत की, और यहाँ पे मोहनजोदड़ो आई, यहाँ पे जो है लोथल आए। मतलब नदियों के किनारे ही इंसानी बस्तियाँ बसना प्रारंभ हो गया। इस बात को आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है,
और आपको बताना चाहें कि अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2500 वर्ष पूर्व से लेकर के 1750 वर्ष पूर्व है। 1750 वर्ष पूर्व तक जो है इंसान यहाँ पे आ चुके थे और उन्होंने बस्तियाँ बसा ली थी, ठीक है। और उसके बाद में ये बड़े हुए, मान लो इन्होंने डेवलप किया अपने आप को और कई सारे जनपद बनाए, फिर महाजनपद बने और सबसे पहले जो है सबसे ताकतवर महाजनपद जो है सबसे पहला ताकतवर जो है हमारा महाजनपद जो है बिहार क्षेत्र में आया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर उसके बारे में बात करें तो उसको मगध नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया गया है मगध नाम का ये सबसे ताकतवर महाजनपद था, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पूरी दुनिया में जो है कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी इम्पॉसिबल हमको लगती है। मान लो कि जैसे हमारी पहाड़ियाँ हो गई, हिमालय पर्वत हो गया, एवरेस्ट पर चढ़ना सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन उस समय इंसान जो थे वो खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ करते थे। मतलब वो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। उन्होंने डैम पहले ही बना दिया था। आप जो है ऋतिक रोशन की एक मूवी है मोहनजोदड़ो, वो आप यूट्यूब पर डालना और देखना, आपको पूरा उसमें दिखेगा। उसमें उन्होंने जो है पूरी तरीके से एक डैम बना दिया था। इतने मतलब डेवलप हो गए थे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, ठीक है। तो पहले से इतना डेवलप होने लगे थे। उसके बाद में कभी कभी जो है ये आवागमन करने के लिए आगे बढ़ते थे, व्यापारी के काफिले के रूप में जाते थे, जहाज भी बना लिए थे, मूल्यवान वस्तुओं को जो है बेचने के लिए जाते थे, मार्केटिंग करते थे, ठीक है। और सेनाएं धीरे धीरे बना ली और युद्ध करने लगे। कभी कभी जो है वैदिक काल की अगर बात करें तो मान लो हड़प्पा सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 साल तक रही। उसके बाद में हमारी वैदिक सभ्यता आई, वो 1000 साल तक रही। और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हमारी जो है उत्तर वैदिक काल रहा। तो इन कालों में जो इंसान ने अपने आप को डेवलप किया, मान लो वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता में जानवरों को सर्वोपरि माना गया है। उस समय गायों के लिए युद्ध किया करते थे इंसान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने देश का नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए अगर हम बात करें तो हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान, वहाँ पर भी कई सारी सभ्यताएं आईं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने जो है भारत, इस भूमि को, हमारे देश की भूमि को इंडिया नाम से पुकारा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में अगर हम बात करें अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों अतीत की जानकारी हमें कई तरीक़ों से मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें कई सारी ऐसी पुस्तकें, जैसे कि हमारी जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है पांडुलिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द मैन्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से इसमें लिखा जाता था। तो पहले क्या था, कागज़ की तो खोज हुई नहीं थी, तो पहले ताड़ के जो वृक्ष हुआ करते थे उनकी जो छाल हुआ करती थी उस पर जो है वो अपनी लिपि लिखते थे, ठीक है। और भुर्ज नामक जो है पेड़ की छाल का प्रयोग किया करते हैं। ये भुर्ज पर लिखी हुई है पांडुलिपि, ठीक है। ये पांडुलिपि है गाइस, लेकिन इसको पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई, लेकिन साइंटिस्टों ने इसको समझा और पढ़ा, ठीक है। तो जो पहले कागज़ तो था नहीं, तो जो भुर्ज है ताड़ के वृक्ष के जो छालें हुआ करती थी उन पर इंसान लिखा करते थे, ठीक है। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतने वर्षों में कई लिपियों को कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई सारी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, ठीक है। और इनके थ्रू हम मान लो बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं कि इंसानी जीवन पहले कैसे होता था, कैसे वो लोग जीते थे, क्या कल्चर था, क्या पूजाएँ होती थी, क्या मंदिर था। अब आपको बताना चाहेंगे कि कैसे क्या कल्चर था, कैसी लैंग्वेज वगैरह थी। और मान लो कि हम इतिहास की जानकारी सिर्फ जो है लिखे हुए अक्षरों से ही नहीं जान सकते हैं, वो हम सिक्कों के थ्रू जान सकते हैं, अभिलेखों का ज्ञान प्राप्त करके जान सकते हैं,
ठीक है। ऐसे कुछ अभिलेख हमारे सामने उपलब्ध हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनको पढ़ा अभी भी नहीं जा सका है, ठीक है। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर जो है कृत किए जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख ना सकें, पढ़ ना सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार अभिलेख भी मिलते हैं, ठीक है, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य करवाए, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जो है लेखा जोखा अभिलेखों में कराते थे ताकि उनकी वीरता जो है हमेशा तक रहे, ठीक है। ऐसे तो हमारे पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं, एक जो हमारे अभिलेख हमारे सामने खुला हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में तुम जो है अध्याय हम आगे बात करेंगे, अध्याय 8 में बात करेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल जो है भाषा है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हमारा अभिलेख है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के अभिलेख होते थे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि लैंग्वेज क्या है ना। तो इन लैंग्वेज को समझने के लिए आज भी साइंटिस्ट अग्रसर हैं, वो काम कर रहे हैं कि कैसे भाई इन लैंग्वेज को समझा जाएगा, कैसे समझें इनको। और जिस दिन समझ लिया गया, मान लो उस दिन इतिहास पूरा पलट जाएगा, बहुत सारी जानकारियाँ हमारे सामने फिर से आ जाएंगी, ठीक है। और इन्हीं अभिलेखों से हमें कई सारी जानकारी मिली, जिन लैंग्वेज को पढ़ लिया गया उनके द्वारा, ठीक है। बहुत सारी ईंटों की जानकारी मिली, जैसे हड़प्पा सभ्यता में ईंटें निकली, मोहनजोदड़ो में ईंटें निकली, इमारतों के अवशेष मिले, चित्र तथा मूर्तियाँ मिली, और औजार हथियारों से लैस बहुत सारी ममीज़ मिली, बर्तन आभूषण मिले, ठीक है। तो इन्हीं में से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल उपलब्ध हैं। ये जो आप आभूषण देख रहे हैं ये मटकी है, और ये सिक्के वगैरह पहले ऐसे थे टूटे से। तो आप देख सकते हैं ये 4700 वर्ष पुरानी मटकी है, ठीक है। और इसके पूर्व में आप ये देख रहे हैं जो सिक्के हैं ये चांदी के हैं, ये भी 2500 वर्ष पूर्व हैं। तो ऐसे तो प्रयोग होता था पहले, ऐसी मतलब देख सकते हैं आप कितना मतलब डेवलप था पहले। मटकी बिल्कुल आज की ही तरह बना रखी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें खुदाई से प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर हो गया, पकी मिट्टी हो गई, कुछ धातु की बनी होती थी, कुछ जो है ऐसे भी तत्व थे जो कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले थे। पुरातात्विक जानवरों जैसे चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं, वो भी हमको मिली है। यानी कि इंसान जो है इन जानवरों से परिचित रहे होंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है, मालूम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको बताना चाहेंगे कि पांडुलिपियाँ जैसे अभिलेखों तथा पुरातत्व से जानकारियाँ मिलती हैं कि इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आगे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वही हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तिथियों का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह जैसे वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ठीक है। तथा 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, 2000 पहले मतलब ईसा पूर्व हो गया, 2000 के पहले का हो गया मतलब हो गया ईसवी, ठीक है। और ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और ईसवी का समय हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली बेसिक डेट के बारे में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाएगा, ईसा मसीह के बाद के समय का जो है वो ईसवी कहलाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कुछ ऐसी भी हमको चीज़ें मिली जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे, जब वो अपनी जो क्रियाएं कर रहे थे, खोजबीन जब कर रहे थे, तो उनको बहुत सारी जो है जानवरों के भी जो है जो स्ट्रक्चर थे वो भी हमको मिले, ठीक है। मान लो कि अफ्रीका देश के मिस्र से जो है लगभग 5000 वर्ष पुरानी, या जहाँ राजा रानी रहते थे वहाँ से कई सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर जो है
रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख पर 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा लिपि यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में इसकी जो है साक्षरता मिली है। कुछ विद्वान जैसे यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि यह राजा रानियों का नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। तो ये सब बातें थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और यही सारी बातें हैं। और गाइस आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो हमारे मतलब जो साइंटिस्ट लोग जो अग्रसर हैं वो आज भी इसके लिए खोजबीन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फैक्ट बताना चाहेंगे कि जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है जॉन मार्शल के समय में हुई। जॉन मार्शल ने जो है 1923 में इसकी खोजबीन शुरू करी और दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब सवाल ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया इसको? हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला क्योंकि पहले साइंटिस्ट ये कहते थे भाई जो पहले हम शहर खोज लेंगे उसी के नाम पर हम सभ्यता का नाम रखेंगे। तो सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया? हड़प्पा नामक शहर। अब उसी के नाम पर रखेंगे ना। अब हड़प्पा सभ्यता नामक शहर कहाँ पे खोजा गया? तो हमने मैपिंग आपको बताने का प्रयास किया था। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की भी खोज उसी समय की गई थी, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। आप ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे ये खोज की गई थी? ये सिंधु नदी के किनारे की गई थी। ये सिंधु नदी हमारी है, तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता नामक जो है शहर की खोज की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। और हाँ दोस्तों, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अलग जो फैक्ट हैं वो भी आपको बताएंगे, वो आपको कल मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करते हैं आप सपोर्ट करेंगे चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।